पास करते हैं। सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। आउटरीच प्रोग्राम का मतलब क्या है? आउटरीच प्रोग्राम का मतलब ये है कि हम ऐसे प्रोग्राम स्टार्ट करें, आउटरीच से मुराद जो कि देहातों और गांवों के लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, हम शहरों से बाहर जो गांव और देहातों के लोग हैं उन तक, दूर दराज के इलाकों तक। आउटरीच मतलब दूर दराज के इलाकों तक प्रोग्राम शुरू करें, आउटरीच प्रोग्राम। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है, सब समझ आ गया, सब अच्छा है। चले, सब अच्छा तो भाई सब अच्छा है। जी जी भाई पूछिए। फिलिप्स कर्व, अच्छा नेगेटिव में जाने का क्या मतलब है? यानी जो फिलिप्स कर्व है हमारा, जो हमने कल बनाया था, वो आपको याद होगा कि वो एक्स एक्सिस से भी नीचे जा रहा था। ठीक है, उसकी रीजन ये है कि वो कह रहे हैं कि जो कि इनवर्स रिलेशनशिप है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का। तो हमने एक कंसेप्ट इन्फ्लेशन का पढ़ा, क्या हमने डिफ्लेशन का कोई कंसेप्ट पढ़ा? डिफ्लेशन का कंसेप्ट ऐसे ना करें, क्या हमने ये नहीं पढ़ा कि अगर प्राइस लेवल में डिक्रीज होगा, जनरल प्राइस लेवल, तो उसे डिफ्लेशन या डिसइंफ्लेशन कहा जाता है। ठीक है, तो हमने उसे डिसइंफ्लेशन या डिफ्लेशन वाली सिचुएशन में भी इनवर्स रिलेशनशिप ही होगा दोनों में, ये शो करवाने के लिए कि ये कंसेप्ट जो हमने पढ़ा है इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन में भी अप्लाई होता है, डिफ्लेशन वाली सिचुएशन में भी अप्लाई होता है। ठीक है, इसलिए उसे नेगेटिव साइड पे लेके गए। ये तो है इसका टेक्निकल आंसर। सिंपल आंसर इसका ये है, हम उसे नेगेटिव साइड पे इसलिए लेके गए ताकि इन डिफरेंस कर्व से डिफरेंशिएट कर सके। ठीक है, जो आपको रीजन एक्सेप्टेबल लगे उसके मुताबिक ही आप कंसेप्ट बिल्ड कर लें। असल चीज यह, जब सिंपल फिलिप्स कर्व आपने ड्रॉ करना है तो उसे आपने एक्स एक्सिस से नीचे भी लेके जाना है। और की क्वेश्चन? एसी बंद करवा दें ये, चलिए जी। और कोई क्वेश्चन? चलिए आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। देखिए, पहले लेक्चर को कंसेप्चुअली समझते हैं, फिर इस टेक्निकल कंसेप्ट्स की तरफ डिस्कशन को लेके जाएंगे। मुझे ये बताइए कि क्या इकोनॉमी में ऐसा हो सकता है, किसी भी इकोनॉमी में, कि 100% लोग जो हैं वो काम कर रहे हो? जो काम करना, ऐसा कभी भी नहीं होगा, कुछ ना कुछ लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जरूर रहेगा। अच्छा, इसमें एक तो कसूर हो सकता है गवर्नमेंट का, कि गवर्नमेंट ने हमारा कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट जो है वो कोई अच्छा नहीं प्रोवाइड किया, टैक्सेस ज्यादा लगा दिए हैं, जिसकी वजह से लोगों के पास पैसे कम है, इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, लोग लोन नहीं ले सकते, इकोनॉमी रिसेशन में है, इस वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट होगी किसी भी कंट्री में। इसमें तो गवर्नमेंट का कसूर है कि अगर रिसेशन की वजह से, एग्रीगेट डिमांड कम होने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हो, इसमें गवर्नमेंट का कसूर। लेकिन सम टाइम अनएम्प्लॉयमेंट होती है और इसमें कसूर गवर्नमेंट का नहीं होता। जैसे अगर गवर्नमेंट एग्रीगेट डिमांड जो है उसको मैक्सिमम पॉइंट पे भी ले आए, स्टिल उस पॉइंट पे भी कुछ ना कुछ अनएम्प्लॉयमेंट जरूर होगी। किस वजह से होगी? क्योंकि हर इकोनॉमी में कुछ ना कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं। अगर इकोनॉमी में सारे लोग जॉब पे काम करना शुरू कर दें तो मुझे बताइए, क्या फिर भी कुछ लोग जॉब छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे? कि हमें बेहतर से बेहतर की जॉब मिले, ज्यादा पैसों की तलाश हो। कुछ लोग तो उस सिचुएशन, अगर सारे लोग भी काम कर रहे हो, स्टिल उस एनवायरनमेंट में भी कुछ ना कुछ लोग जॉब्स को क्विट करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट होगी। किस वजह से? वो बेहतर जॉब को तलाश करना चाह रहे होंगे। दूसरी रीजन, अनएम्प्लॉयमेंट इस वजह से भी होगी क्योंकि चाहे फुल एम्प्लॉयमेंट हो भी, लेकिन टेक्नोलॉजी आपको पता है कि वो अपग्रेड होती ही रहती है। टेक्नोलॉजी कभी कांस्टेंट नहीं रहती। आप पिछले 100 साल में टेक्नोलॉजी का एनालिसिस करते हैं, आपको हर साल में कोई ना कोई नई टेक्निक्स, नई चीज जो है वो दरियाफ्त होती नजर आएगी। अब पिछले कुछ सालों में ये टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट है ये मजीद ज्यादा हो गई है।
तो अच्छा टेक्नोलॉजी चेंज होने से कौन सी वाली अनएम्प्लॉयमेंट होती है भला? स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट। उसी तरह इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि अगर टेक्नोलॉजी चेंज होगी उस वक्त भी कुछ ना कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे भाई अब हम नई चीजें नहीं सीख सकते, इसलिए हम इस जॉब को छोड़ देते हैं। अक्सर लोग नई चीजें अपने आप को फ्लेक्सिबल रख के चेंज कर लेंगे, न्यू टेक्निक्स को सीखेंगे, लेकिन हर बंदा नहीं सीखता। इन दो रीजंस की वजह से, एक बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटी की तलाश की वजह से, दूसरा कंटिन्यूस चेंज इन टेक्नोलॉजी की वजह से, इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि हर इकोनॉमी में कुछ ना कुछ लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा और इसमें गवर्नमेंट का कसूर नहीं है। अगर एग्रीगेट डिमांड कम हो, रिसेशन हो, इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हो, हम कहेंगे गवर्नमेंट का कसूर है। लेकिन अगर अनएम्प्लॉयमेंट इस वजह से नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है इस वजह से कि लोग बेहतर से बेहतर जॉब तलाश कर रहे हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट है इस वजह से कि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है और लोग न्यू टेक्नोलॉजीज को नहीं सीख रहे, एम्प्लॉयर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, तो इस वजह से अगर अनएम्प्लॉयमेंट, इसमें भी गवर्नमेंट का कसूर नहीं है, ये स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट है। तो इकोनॉमिस्ट कहते हैं हर इकोनॉमी में कुछ ना कुछ अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल जरूर होगा, इसे कहते हैं नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इसे क्या कहते हैं? नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? नाम से हमें कुछ इंडिकेशन मिल रही है। नेचुरल रेट यानी वो जो नेचुरल है, जो रहेगा इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट का रेट, ठीक है। लास्ट ये कौन सा है? ये नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट किस वजह से होता है? ये होता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, ये होता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। इन दोनों को एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कल के लेक्चर में हमने डिस्कस कर दिया। यह है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये कंसेप्ट समझ आ गया, जिसमें हालांकि जॉब अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं मार्केट में, लेकिन लोग कहते हैं नहीं, हम तो बेहतर से बेहतर, हम तो उस जॉब पे काम करेंगे जो 40,000 नहीं हमें 50,000 ऑफर करे। हालांकि 40,000 मार्केट रेट 40 है, उस पर जॉब अवेलेबल है, लेकिन बेहतर से बेहतर की तलाश करने वाला क्या कहता है? अच्छा आप देखें अपने इर्द गिर्द फैमिली में, दोस्तों में या मोहल्ले में, आप देखें इस तरह की एग्जांपल आपको नजर आएंगे कि अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती है कुछ लोगों के पास, लेकिन वो जानबूझ के अपनी मर्जी से नौकरी नहीं करते, नहीं हमें तो बेहतर वाली नौकरी मिलेगी वो करेंगे, हमने तो बाहर जाके काम करना है, हमने तो 80,000 पर मंथ वाली जॉब करनी है। इस तरह के लोग होते हैं जो कि करंट मार्केट रेट पे काम नहीं करते। वो कहते हैं अगर हमें वेजेस ज्यादा मिलेंगी फिर काम करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो एग्री करते हैं इस कंसेप्ट से कि हर इकोनॉमी में नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता है, जिसमें कुछ लोग करंट वेज रेट पे काम नहीं करते, बल्कि कहते हैं अगर हमें वेज रेट ज्यादा मिलेगा फिर काम करेंगे, वरना हम बैठे हुए। यह होता है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट किस वजह से होता है? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट प्लस स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। कंसेप्ट समझ आया? इसको छोड़े क्या लिखा हुआ उसने, कैसे कंसेप्ट समझ आया? कंसेप्चुअली एग्री करते हैं इस कंसेप्ट से। अच्छा अब अगला कंसेप्ट मुझे बताइए, क्या गवर्नमेंट को ये जो लोग हैं जो कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वाले हैं, इनको एम्प्लॉयमेंट की तरफ लाने की कोशिश करनी चाहिए? ये क्वेश्चन, ये एक बेसिक इशू है जिसका जवाब हमें दिया लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व में। लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व में कि क्या गवर्नमेंट को नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है इसको डिक्रीज करने की कोशिश करनी चाहिए? ये बेसिक इशू है। एनालिसिस करके उन्होंने जवाब दिया नहीं करनी चाहिए। हमने कहा भाई ये अजीब बात हो गई कि अनएम्प्लॉयमेंट है और आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसकी रीजन ये है कि फर्स्ट कीजिए नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट ने कहा जी इन लोगों को भी नौकरी देनी चाहिए। गवर्नमेंट ने कहा अच्छा फारग बैठे हुए ऐसा करते हैं, हम कोई नया डैम बना लेते हैं, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो गई, जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ने की वजह से उन लोगों को काम पे लगा दिया, एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, सॉरी गलत बोल गया, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन बताइए क्या वेज रेट बढ़ा होगा कि नहीं बढ़ा होगा? क्योंकि वो तो भैया वो करंट रेट में तो काम करने को तैयार ही नहीं थे, वो तो कहते थे वेज रेट बढ़ाओ तो फिर काम करेंगे, हमें तो वारा नहीं खाता। वेज रेट बढ़ा होगा।
अच्छा वेज रेट, अब जाहिर है गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट चलाया, फिर उसके बाद दूसरे जो वेज रेट जब बढ़ता है तो सिर्फ ये नहीं होता कि एक सेक्टर का, एक कुछ खास वर्कर्स का वेज रेट बढ़ेगा। आपको पता है कि वो इकोनॉमी में दूसरे सेक्टर में वेज रेट बढ़ता है, तो वेज रेट बढ़ा। अब मुझे बताइए वेज रेट बढ़ने की वजह से चीजों की प्राइसेस पे कोई फर्क पड़ेगा? कौन सा, पहले तो बताइए कौन सा कंसेप्ट हमने सीखा जो हमें ये बताता है कि वेज रेट इंक्रीज इन्फ्लेशन? शाबाश, वेज प्राइस स्पाइरल। वेज प्राइस स्पाइरल हमें ये कहता है जब वेज रेट बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, तो जो प्रोड्यूसर है, एंटरप्रेन्योर है, वो अपना प्रॉफिट मार्जिन सेम रखने के लिए प्राइस को बढ़ा देगा। जब प्राइस बढ़ेगी, जरा सोचिएगा वो किस तरीके से हमें समझा रहा है। पहले उसने कहा गवर्नमेंट ने कोशिश की अनएम्प्लॉयमेंट कम करने की, हो गई, वेज रेट बढ़ गया। अब क्या होगा? प्राइस लेवल बढ़ जाएगा, वेज प्राइस स्पाइरल की वजह से प्राइस लेवल मार्केट में बढ़ जाएगा। बताइए 4-5-6 महीने के बाद ये लोग जो हैं, जिन्हें गवर्नमेंट ने नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए एग्रीगेट डिमांड बढ़ के ज्यादा पे की, ये लोग खुश होंगे? क्यों नहीं खुश होंगे? वो कहेंगे भैया हिसाब किताब लगाएंगे, कहेंगे अच्छा पहले 40,000 था तो हमें वारा नहीं खाता था, अब 50,000, लेकिन चीजों की प्राइसेस भी बढ़ गई हैं। पहले 40,000 में जितनी चीजें आती थी, अब 50,000 में उतनी चीज आती हैं। हम तो घुमा फिरा के उसी चीज पे, उसी जगह पे पहुंच गए ना भैया, हमें वारा नहीं खाता, जॉब को छोड़ देंगे, जॉब को। अब सुनिए क्लाइमेक्स यहां पे है स्टोरी का, जॉब को छोड़ देंगे, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा? बढ़ जाएगी। लेकिन यहां पे कहता है इन्फ्लेशन कम नहीं होगी, क्योंकि इन्फ्लेशन की खास बात सुने, ये एक दफा बढ़ जाए तो फिर वापस, भाई जिंदगी कितने चले, जितने भी आपने 15-20 साल गुजारे हैं इस दुनिया में, कभी ये देखा कि प्राइस लेवल बढ़े तो बाद में कम भी हुआ हो? आरजी तौर पे 2-4 दिनों के लिए ऊंच नीच आती है। हाँ टमाटर वो आरजी तौर पे थी 1-2 महीनों के लिए, रमजान में भी इस तरह होता है, कुछ चीजों की प्राइसेस बढ़ जाती है रमजान के बाद। लेकिन इन्फ्लेशन की डेफिनेशन ये में रखिए, हमने कहा था परसिस्टेंट कंटिन्यूअस इंक्रीज, जनरल इंक्रीज, ओवरऑल। हम 1-2 चीजों की मिसाल नहीं लेते इन्फ्लेशन में, ओवरऑल प्राइस लेवल कंसीडर करते हैं। बताइए ओवरऑल प्राइस लेवल कभी डिक्रीज हुआ? और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में शायद ही कोई 2 या 3, एक जगह पे उसने एक इकोनॉमिस्ट ने किताब लिखी, उसने रिसर्च कर बताया पूरी दुनिया में 2-3 मुल्क शायद ऐसे होंगे जिनमें कंटिन्यूसली प्राइसेस डिक्रीज हुई होंगी कुछ सालों में। वरना जब कभी भी इन्फ्लेशन इंक्रीज हुई है बाद में डिक्रीज होती हमने नहीं देखी। इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट फिर उसी लेवल, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फिर उसी लेवल पे आ गया, लेकिन इन्फ्लेशन। तो बताइए अब नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि शॉर्ट रन में तो कम हो जाएगी, लॉन्ग रन में वापस उसी जगह आ जाएगी, और नुकसान क्या होगा? इन्फ्लेशन बढ़ चुकी होगी। ये है 2 कंसेप्ट आज के जो हमने स्टडी कर रहे हैं। पहले क्या समझना पड़ना है हमने, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। ये वाला कंसेप्ट हमें बता रहा है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या। आपको पता है इकोनॉमिक्स का तरीका होता है, कंसेप्ट सिंपल होता है लेकिन उसे डायग्राम के जरिए एक्सप्लेन करते हैं। हाँ कंसेप्ट क्या है कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, और यहां पे हम क्या सीखेंगे, क्या गवर्नमेंट को नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस करने की कोशिश करनी चाहिए? इसका जवाब है नहीं। ठीक है, क्यों नहीं वो फिर हम एक्सप्लेन करेंगे उसको। स्टार्ट करें जी। चलिए सबसे पहले है हमारा कंसेप्ट नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डेफिनेशन। कहता है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ये वो लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है विच इज अनअवॉइडेबल एंड विल ऑलवेज एग्जिस्ट इन इकोनॉमी, जो अनअवॉइडेबल है और हर इकोनॉमी में हमेशा एग्जिस्ट करेगा, दुनिया की हर इकोनॉमी में। ठीक है, हमेशा एग्जिस्ट करेगा। इसे क्या कहते हैं? नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। कहते हैं दीज आर पीपल, ये वो लोग हैं जो चूज करते हैं अपनी रजामंदी। अच्छा चॉइस का लफ्ज हमें यह बता रहा है कि वो अपनी रजामंदी से अनएम्प्लॉयमेंट, ये वो लोग हैं जो चूज कर सेलेक्ट करते हैं। क्या सेलेक्ट करते हैं? हमने काम नहीं करना। क्यों काम नहीं करना? करंट वेज रेट वारा नहीं खाता,
नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में कौन लोग होते हैं? जो कहते हैं कि हमें करंट वेज रेट पे हमने काम नहीं करना है। ये अनअवॉइडेबल है, हर इकोनॉमी में कुछ ना कुछ लोग ऐसे होते हैं। ठीक है, तो बताइए ये वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है कि इनवॉलंटरी? अपनी मर्जी से, चूज का वर्ड बता रहा है हमें, अपनी मर्जी से अनएम्प्लॉयड है। कहता है इसका फार्मूला क्या होगा? नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को हम एब्रीवेट करते हैं NRU। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को एब्रीवेट क्या करते हैं? NRU। कहता है NRU इज इक्वल टू फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट प्लस स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट प्लस डिमांड डेफिशिएंट अनएम्प्लॉयमेंट। कहता है नहीं नहीं, वो उसमें शामिल नहीं है, उसमें तो गवर्नमेंट का कसूर है। ठीक है, तो कहता है यहां यूं कह ले, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को डिफाइन करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज इक्वल टू फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट प्लस स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरा तरीका, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वेयर साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट इज जीरो। ये क्या लिखा? ये जिंदगी में पहली दफा लफ्ज पढ़ा इंग्लिश का मैंने। वेयर, अच्छा वेयर लिखना चाह रहा था, ठीक है, वेयर वेयर, हाँ वो आपको पता है हमारी इंग्लिश हिसाब की है, वो अनपॉसिबल, इस तरह की चीजें अनपॉसिबल है अवॉइड करना। हाँ जी, तो फ्रिक्शनल प्लस, भाई नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट समझ आ गया? उसे कहा नहीं समझ आया, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। हमने कहा लो सुनो फिर। भाई हमने अनएम्प्लॉयमेंट को जब शो करना है तो एक्स एक्सिस पे आएगा जीडीपी या आउटपुट और वाई एक्सिस पे आएगा एवरेज प्राइस लेवल। नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हाँ जी, यहां पे एक्स एक्सिस पे क्या है? क्वांटिटी। जब हमने लेबर की बात करनी है ना तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे प्राइस लेवल या जीडीपी नेशनल आउटपुट नहीं आता होता, क्या आता होता है? क्वांटिटी ऑफ लेबर, क्यू ऑफ लेबर नहीं, क्वांटिटी ऑफ लेबर। और इधर वेज रेट, जिसे आप इन्फ्लेशन रेट भी कहते हैं, कह सकते हैं, ठीक है, वेज रेट, इन्फ्लेशन रेट। अब देखे इक्विलिब्रियम रेट क्या है? ये डिमांड ऑफ लेबर का कर्व है, सप्लाई ऑफ लेबर का कर्व है। ये इक्विलिब्रियम पार्ट, ये कल एक्सप्लेन किया था, दोबारा कर दूं? नहीं हाँ कर, वो एक ने क्या कर दे। डिमांड फॉर, अच्छा डिमांड फॉर लेबर कौन क्रिएट करता है? एंटरप्रेन्योर के वर्कर्स। डिमांड कौन करे? वर्कर कहेंगे हमें वर्कर चाहिए, भाई फैक्ट्री मालिक कहेगा हमें वर्कर चाहिए। फैक्ट्री मालिक ज्यादा सैलरी देने को खुश होगा कि कम सैलरी? तो अगर वेज रेट कम होगा डिमांड ज्यादा होगी, ये वेज रेट है ना, वेज रेट कम होगा डिमांड ज्यादा होगी, वेज रेट ज्यादा होगा, सप्लाई कौन क्रिएट करेगा? लेबर खुद। तो बताइए लेबर क्या पसंद करेगी, ज्यादा वेज रेट मिले या कम मिले? ज्यादा मिले। तो इसका मतलब है जब वेज रेट कम होगा तो सप्लाई कम, लोग कम, वेज रेट ज्यादा होगा तो सप्लाई, ये है इक्विलिब्रियम। क्लियर हो गया? ये क्या है? सप्लाई ऑफ लेबर। और ये कौन सा कर्व है? फर्क क्या दोनों में? फर्ज कीजिए इकोनॉमी में टोटल 100 लोग हैं, करंट वेज रेट पे 80 लोग काम कर रहे हैं, 20 क्या कह रहे हैं हमने कोई नहीं काम करना, वेज रेट बढ़ेगा फिर काम करेंगे। इकोनॉमी में टोटल लेबर फोर्स कितनी है? 100। करंटली कितने इस रेट के ऊपर कितने काम कर रहे हैं? 80। और टोटल कितनी वर्कफोर्स अवेलेबल है? 100। अब देखिए करंट वेज रेट ये है, ये वाली लाइन शो कर रही है उन लोगों को जो एक्चुअली काम कर रहे हैं, ये लाइन शो कर रही है टोटल लेबर फोर्स को जो काम कर सकते हैं, जो काम कर रहे हैं वो भी प्लस जो काम कर सकते हैं वो भी, ये टोटल लेबर फोर्स है। ये सिर्फ वो वाले नहीं है, इसमें सारे हैं। इसके ऊपर 100 लिख दो, ये ले 100। अच्छा इसके ऊपर 100 लिख दो, फिर इसके ऊपर 80 लिखना बनता है, ये 80 आ गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि करंट वेज रेट पे 80 लोग काम कर रहे हैं
और इस पे टोटल, भैया क्या बेच रहे हैं यार क्लास में आके, कौन आने देता है इनको? ये क्या बेच कर, अभी पता नहीं उन्हें वीडियो दिखा रहा था कोई, और गरम अंडे थोड़ी ऐसे बेचते, वो तो बैग में से निकालता होता। नो हाजा नहीं नहीं सर, आसिफ रॉक्ड ही शॉक्ड। नहीं नहीं मजाक कर रहा हूं। अच्छा यहां पे था 80। अच्छा अब मुझे बताइए इस वेज रेट पे नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, क्वांटिफाई करें। इस वेज रेट पे नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, कैलकुलेट कीजिए। 20 तो इसका मतलब है यहां से लेके यहां तक जो फर्क है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, यहां से लेके यहां तक जो फर्क है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है। अब जरा 10 सेकंड के लिए इस डायग्राम को गौर से देखिए। मैं एक ऐसी चीज आपके सामने पेश करने जा रहा हूं जो आपको डायग्राम में होते हुए भी नजर नहीं आई होगी। जी भाई देख लिया आपने? अब नोट कीजिए, जैसे जैसे वेज रेट बढ़ रहा है यहां पे देखे गैप ज्यादा है, यहां पे गैप जैसे जैसे ऊपर को जा रहे हैं कर्व गैप कम होता जा रहा है। कितने स्टूडेंट ने बात नोट की? लाइन टेढ़ी नहीं है भैया, खुद की है, ऐसे नहीं है। बुक में भी देखिए उसी तरह। वो कहता है ये आपस में इनका ये रेल की दो पटरियां नहीं है जो हमेशा चलती रहेंगी और कभी नहीं मिलेगी एक दूसरे से, नहीं 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 नहीं, ये है सप्लाई ऑफ लेबर और वर्क फोर्स जो जैसे जैसे वेज रेट बढ़ता रहेगा एक दूसरे के करीब आती रहेंगी। 50 रुपए इनाम दूंगा उस स्टूडेंट को जो रीजन बताएगा कि जैसे जैसे वेज रेट बढ़ रहा है ये दोनों में डिस्टेंस कम क्यों हो रहा है, 1 2 3 4 5। पहले आप बताइए। शाबाश, जो लोग ज्यादा वेज रेट चाहते थे, जैसे जो कि यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, जैसे जैसे वेज रेट बढ़ता जाएगा वो भी काम करते जाएंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता इसका मतलब आगे चल के कभी किसी वक्त में ऐसा होगा कि ये वर्क फोर्स और सप्लाई फॉर लेबर इकट्ठे हो जाएंगे। शाबाश, बिल्कुल ठीक जी। हाँ मैंने भी जेन में आपको पैसे दिए। अच्छा अब ये भाई ये अब इसको एक्सप्लेन कर दूं, एक्सप्लेनेशन सुने भाई, डायग्राम समझ आ गई सारी। इसमें सबसे अहम चीज 2 कर्व आपने ड्रॉ करने हैं, एक सप्लाई फॉर लेबर है 80 वाला, 80 एग्जाम में ना लिखेगा, ये आपके समझने के लिए है। एक है वर्क फोर्स टोटल 100 वाला, और नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, इन दोनों का डिफरेंस बिटवीन L2 एंड L1, ये है लेवल ऑफ दोनों में फर्क, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। कह रहा है वाई वर्क फोर्स कर्व कन्वर्ज टू ए सप्लाई ऑफ लेबर कर्व, क्यों ये वर्क फोर्स वाला कर्व है आहिस्ता आहिस्ता सप्लाई ऑफ लेबर कर्व की तरफ मुड़ता जा रहा है। वाई, इसलिए बिकॉज एट हाई वेज रेट मोर ऑफ वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड पीपल विल वर्क। ठीक है, जितने वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड, जब वेज रेट बढ़ेगा तो जितने भी वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड है वो ज्यादा काम करते जाएंगे। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड इसमें शामिल है, इसमें सही मेहनती लोग शामिल है, इसमें मेहनती भी है और दूसरे भी है, दोनों। नहीं क्लियर हो गया? कोई इश्यू तो नहीं इस कंसेप्ट में? ये डायग्राम खुद से बना लेंगे। आगे चलते हैं। ये तो मैंने कंसेप्ट समझाया आपको, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। वो कहता है क्या गवर्नमेंट को नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस करने की कोशिश करनी चाहिए? इसका जवाब है नहीं। ज़बानी कलामी समझा दिया,
कहता है जरा बताइए एग्जाम में कैसे लिखेंगे। वो कहता है ये था लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व, इस कंसेप्ट को उसने समझाया है फिलिप्स कर्व के जरिए से। कहता है आप जो कहते हैं ना देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन रेट, ये बात सच है लेकिन शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन में ऐसा कोई इनवर्स रिलेशनशिप नहीं है। अच्छा एक लफ्ज इस्तेमाल किया उसने लॉन्ग रन में, ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ का मतलब लिख लें, ट्रेड ऑफ का मतलब है इनवर्स रिलेशनशिप। ट्रेड ऑफ का मतलब क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप। कहता है भैया देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन इन शॉर्ट रन, लॉन्ग रन में नहीं है ये इनवर्स रिलेशन। हमने कहा ये क्या बात हुई, देयर इज ट्रेड ऑफ, ट्रेड ऑफ का मतलब क्या है, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप किस में, अनएम्प्लॉयमेंट में और इन्फ्लेशन रेट में, लेकिन सिर्फ शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन में नहीं है। हमने कहा नहीं बात समझ आई, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। उन्होंने कहा ये लो, ये है हमारा नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। भाई कोई ना कोई पॉइंट तो रखना है ना, ये पॉइंट रखा। उसने कहा फर्ज कीजिए ये है शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व और इकोनॉमी इस वक्त इस पॉइंट में है, पॉइंट ए पे। पॉइंट ए पे सिचुएशन क्या है, इकोनॉमी बिगिंस एट पॉइंट ए जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट हाई है, वेज रेट लो है। देखिए ये कंसेप्ट समझ आ रहा है, वेज रेट कम है, वेज रेट ये है ना कम है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। गवर्नमेंट ने क्या फैसला किया, गवर्नमेंट ने कहा हम एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करते हैं ताकि अनएम्प्लॉयमेंट कम हो। गवर्नमेंट ने क्या कहा, हम एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज करते हैं ताकि अनएम्प्लॉयमेंट कम हो। गवर्नमेंट ने कर भी दी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी कि नहीं होगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी तो वेज रेट उधर ही रहेगा या उस पर भी फर्क पड़ेगा, इनवर्स रिलेशनशिप की वजह से इंक्रीज हो जाएगा। अब देखिए पॉइंट बी पे इकोनॉमी पहुंच गई और ज़हन में रखे जब गवर्नमेंट ने एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज की, इकोनॉमी पॉइंट ए से कहां पहुंची, पॉइंट ए से इकोनॉमी पॉइंट बी पे कैसे पहुंची, गवर्नमेंट ने एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज की तो इस पे क्या हुआ, इस पे दो काम हुए, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गई, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो गई या वेज रेट इंक्रीज हो गया। इनवर्स रिलेशनशिप, यहां इनवर्स रिलेशनशिप नजर आ रहा है। ये उसने कहा यहां तक तो जो क्या था, मिल्टन था जिसने फिलिप्स का, नहीं सॉरी, नहीं ये फिलिप्स था, ये फिलिप्स के बाद आया, फिलिप्स के मरने के बाद आया। ये क्या नाम था इसका, मिल्टन फ्राइड, मिल्टन, अच्छा मिल्टन फ्राइडमैन, ठीक है, मिल्टन फ्राइड। उसने कहा ये जो फिलिप्स बात कर गया है यहां तक बात तो सही करके गया है, लेकिन अगर थोड़ी देर और जिंदा रहता तो इसे पता चल जाता कि इकोनॉमी ज्यादा देर इस सिचुएशन में नहीं रहती। अगर फिलिप्स थोड़ी देर और जिंदा रह जाता तो देख लेता अपनी आंखों से, क्या देख लेता कि इकोनॉमी ज्यादा देर इस सिचुएशन पे नहीं रहती। भाई क्यों नहीं रहती, क्योंकि जब वेज रेट बढ़ा तो जो प्रोड्यूसर होंगे अपना प्रॉफिट मार्जिन सेम रखने के लिए प्राइसेस को बढ़ा दें। अब प्राइसेस अल्टीमेटली बढ़ेंगी तो जो चीजें बनेगी इन्हीं मजदूरों ने ही खरीदनी है, ठीक है, प्रोड्यूसर खुद थोड़ी खरीदते हैं, वो तो चंद एक चीजें मजदूरों ने खरीद। तो जब देखेंगे मार्केट में चीजों की प्राइसेस बढ़ गई तो कहेंगे नहीं हमारे साथ ये सही नहीं हुआ, हमने तो 40,000 की बजाय 50,000 पे काम करने की हम इसलिए बरी थी कि 40,000 पे वारा नहीं खाता था, 50,000 मिले हमें 2-4-6 महीने, लेकिन मार्केट में प्राइसेस लेवल भी बढ़ गया, इन्फ्लेशन भी बढ़ गई, तो नेट कर कर आके जो इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट डाल के जो रियल वेजेस हमारी बनती हैं वो तो वही हो गई जो पहले थी। ये बात समझ आती है। अब गवर्नमेंट कहेगी नहीं भैया पहले 40,000 तुम 50,000 दे तो दिया, 50,000 दे दिया, चीजों की प्राइसेस पे तो बढ़ा दिया, शाबाश है, बात तो घूम फिर के उधर ही आ गई। इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट करें तो 40,000 ना भैया, हमें वारा
वो क्या करेंगे, अपने घर चले जाएंगे। यहीं पे है लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व, आखिरी पॉइंट में। जब वो नौकरी छोड़ देंगे तो क्या इकोनॉमी वापस ए पॉइंट पे आ जाएगी? वो कहता है नौकरी छोड़ेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी लेकिन इन्फ्लेशन सेम रहेगी। ये आखिरी पॉइंट जिसने समझ लिया उसने ये समझ लिया सारा कंसेप्ट, कि जब लोग जो वर्कर्स काम कर रहे थे नौकरी छोड़ेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन सेम रहेगी। क्योंकि एक दफा इन्फ्लेशन बढ़ जाए इसे वापस लाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है, अनपॉसिबल है, अनपॉसिबल है। ये सी, तो इकोनॉमी वापस सी भी आ जाएगी। इसका मतलब है आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, घूम, अगर इसी को इस तरह आगे चलाते रहे, इधर डी हो जाए तो थोड़ी देर बाद ई किधर आ जाएगा, इधर, ये इधर डी, हाँ यही खेलते रहे तो खेल लेते हैं हम, फारग यहाँ क्या है, ये ए नहीं, मैं फारग, आवाज पहचान लिया मैंने आपके, इसका बदला जरूर लिया जाएगा आपसे किसी मुनासिब वक्त पे। हाँ जी, ई के बाद इधर एफ जी, वो किसी तरह का नहीं। इसका मतलब है उसने ये कहा कि अगर इन पॉइंट्स को मिला दिया जाए तो ये जो कर्व बनता है इसे क्या कहते हैं, लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व। कंक्लूजन के ऊपर आए, कहता है ये शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व है जो इनवर्स रिलेशनशिप ट्रेड ऑफ शो कर रहा है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन में। लेकिन शॉर्ट रन में तो ये ट्रेड ऑफ है इनवर्स रिलेशन, लॉन्ग रन में कोई ट्रेड ऑफ नहीं है। अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट कम करने की कोशिश करते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट कम नहीं होगी लॉन्ग रन में, इन द एंड इन्फ्लेशन ही बढ़ेगी। अब देखिए जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल तो वही है लेकिन इधर से इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है। तो कहता है बेहतर है इधर आने के बजाय इधर ही सुकून से बैठे रहो। कुछ पॉइंट समझ आया? ये था हमारा लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व। अच्छा, एग्जाम में कैसे हमें पता चलेगा कि हमने कल वाली डायग्राम बनानी है कि आज वाली बनानी है? ये लॉन्ग रन है, वो शॉर्ट रन था। अगर नाम ले फिलिप्स का तो उसकी जिंदगी में जो डायग्राम बनती थी वो कल वाली थी। अगर नाम ले मिल्टन फ्राइडमैन का तो मिल्टन, तो ये लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व बनाना है। फिर ये, और अब देखें इसमें इंडिफरेंस कर्व से मिलती जुलती डायग्राम, ये अब उस नेगेटिव साइड पे नहीं लेके गया इसका, लेकिन डिफरेंशिएट करने के लिए लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व भी बना दिया। भाई कुछ फर्क समझ आया? देखिए आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा, दो कंसेप्ट। पहला कंसेप्ट हमने ये सीखा कि क्या सीखा, पहला कंसेप्ट नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, और इसको जिस पे कुछ लोग जो है वो काम नहीं करते, चूज टू सेलेक्ट अनएम्प्लॉयड। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट किसके बराबर है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट प्लस स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, या दूसरे अल्फाज में वेयर साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट इज, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट का दूसरा नाम क्या है कोई नहीं बोलेगा, अगर इसने 10 सेकंड के अंदर बता दिया तो 50 रुपए नाम दूंगा। डिमांड, डिमांड डेफिशिएंट अनएम्प्लॉयमेंट था, डिमांड अनएम्प्लॉयमेंट नहीं था। हाँ पागल नहीं हूँ, कॉन्फिडेंट है, बाप एतमाद था फिर ही नाम ऑफर किया था। हाँ ऐसे थोड़ी होता है, घर वाले कहें क्या बना, आधा पास हो गया हूँ, कैसे 50 पे पूरा पास होता है, मेरे 25 है, ये बताओ कि आधा पास हो गया मैं, वो कहेंगे अच्छा ठहर जाए करते हैं पूरा पास। तो ये है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। भाई क्लियर हो गया ये? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम सिंपल डिमांड और सब। अच्छा एक मिनट है, मुझे बताइए सिंपल डिमांड ऑफ लेबर और सप्लाई ऑफ लेबर की डायग्राम हमने इससे पहले बनाई हुई है? किस कंसेप्ट में बनाई, कोई नहीं बोलेगा, किस कंसेप्ट में बनाई थी? हाँ किस कंसेप्ट में बनाई थी? कुछ नहीं पता, किस कंसेप्ट में, किस कंसेप्ट में भैया नहीं बताना? अच्छा ये पता बताई बनाई थी। इसी तरह एग्जाम में होता है, लग रहा होता है ये क्वेश्चन पढ़ा पढ़ा है, नहीं पढ़ा, हाँ लिखना क्या है ये नहीं पता चलता।
जी भैया, अनएम्प्लॉयमेंट के मेजर्स में नहीं पढ़ा था, उसके टाइप्स में पढ़ा था। क्लासिकल डिमांड डेफिशिएंट अनएम्प्लॉयमेंट में पढ़ा था। हाँ, तो ये ब्लू वाला तो वही है, लेकिन अब यहाँ पे हमने ऊपर जाने के बजाय, इक्विलिब्रियम वेज रेट से ऊपर जाने के बजाय राइट साइड पे नया कर्व ड्रॉ किया। ये कौन सा है? वर्कफोर्स का 100 और 80 वाला। इसमें वो लोग भी शामिल है जो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड है, इसमें वो है जो काम कर रहे हैं। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वेज रेट पे, ये क्या होगा? नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। क्या नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज करने की कोशिश करनी चाहिए? वो कहता है अगर कोशिश करेंगे तो ये होगा। क्या होगा? आप शॉर्ट टर्म में अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हो जाएगी। अब यहां पे नजर आ रहा है हमें अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हुई है और इन्फ्लेशन बढ़ा है, लेकिन चूंकि इन्फ्लेशन इंक्रीज होने की वजह से मार्केट में प्राइसेस भी बढ़ जाएंगी, तो रियल वेज रेट तो वही आ जाएगा जो पहले था। तो वो लोग फिर जॉब्स क्विट कर देंगे, कहेंगे हमें नहीं मारा खाता। अब जॉब क्विट करने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट तो वापस उसी जगह आ गई, उसी लेवल पे, लेकिन इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज हो गया। कुछ वो समझ आया? चलिए अब देखें, हालांकि अभी 10 मिनट हैं, लेकिन आपको पता है कि हम ये तो नहीं करे एंड में, सेशन एंड आया, आखिरी 1.5-2 हफ्ते रहे तो भागम भाग शुरू कर दिया, एक एक दिन में एक एक चैप्टर। ऐसा तो नहीं है ना, ओवरबर्डन तो फील नहीं करे ना। हाँ, तो बस इसी तरह, हाँ बस ये होगा कि एंड पे शायद एक आधी क्लास हमें एक्स्ट्रा रखनी पड़ जाए, तो वो तो कोई मसला नहीं है, वो कोई मसला नहीं। हाँ, नॉट बिग डील, बट ठीक है। तो ये जो 10-10 मिनट आपको अगर कभी कभार जल्दी छुट्टी मिल जाती है ना, इसको नोट करते रहा करें। हाँ नोट करते रहे, कोई बात नहीं, आज से भी शुरू कर लें तो कोई बात। हाँ जी चल ठीक है। तो क्योंकि असल में चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो नेक्स्ट चैप्टर जो है ना फ्रेश माइंड के साथ, उसके लिए कोई शुभ मुहूर्त निकलना चाहिए, फ्रेश माइंड के साथ शुरू करना चाहिए। अभी टाइम है अभी तक, लेकिन वैसे एमसीक्यू डिस्कस किए जा सकते हैं इसके। अच्छा, आप ये चाह रहे हैं कि हम सारे एमसीक्यू डिस्कस ना करें, बल्कि आप घर जाके तसल्ली से सारे पहले खुद अटेम्प्ट करें, फिर जिनमें मसला हो वही मेरे से पूछे। समझ गया आपकी बात? क्या बात। चलिए ठीक है, ऐसे तैसे। चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे समाप्त होता है।